गाजा और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है। हर रोज सैकड़ों जाने जा रही हैं। खासकर गाजा में छोटे बच्चों की मौत की तस्वीरें, उनके शव दिल दहला देने वाले हैं। आम लोगों की मौतें हो रही हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं। इजराइल लगातार कह रहा है कि वो अभी तक जो हवाई हमले कर रहा था वो घुस करके अंदर जा करके हमास के जो ठिकाने हैं उन पर हमला करेगा। अभी भी हॉस्टेजेस, जो बंधक लोग हैं, वो हमास के पास गाजा में हैं। सुरंगों की बात हो रही है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ शाही हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। सौरभ, ये अब ग्राउंड इन्वेजन है, अब हवाई हमले हो गए, इतनी सारी इमारतें ध्वस्त हो गई, हजारों लोग मर गए। अब ये ग्राउंड इन्वेजन की बात आ रही है। कल भी कह रहा है, आईडीएफ कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि हम टैंक लेके गए और हमने कुछ टारगेटेड जो उनको करना था वो करके बाहर आए हैं। ये ग्राउंड इन्वेजन पॉसिबल है इजराइल के लिए? उसको डिले क्यों कर रहे हैं? अमेरिका भी कह रहा है हमारे कहने पर इजराइल ने डिले कर दिया ग्राउंड इन्वेजन। अगर आप स्ट्रक्चर देखें इजरायली आर्मी की और उनकी ट्रेनिंग को देखें तो वो ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो नाटो की ट्रेनिंग मॉड्यूल पे बेस्ड है। और नाटो की अगर आप आर्मी देखते हैं, जो भी आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा एयरफोर्स हैवी आर्मी है, यानी ये एयरफोर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और आर्मर्ड और इन्फेंट्री पे इनकी डिपेंडेंस कम होती है। अभी तक ये होता रहा है कि अगर आप जैसे मिडिल ईस्ट में लड़ते हैं या किसी इस्लामिक स्टेट के इस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ते हैं जो कि रैगटैग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, तो वहाँ आप हवाई हमला करते हैं और थोड़ा बहुत आप इन्फेंट्री की मदद से वहाँ कोशिश करते हैं उनको टैकल करने की, जो एक पीयर पावर नहीं है। गाजा में यह है कि हमास और हिजबुल्ला, अगर आप लेबनान की बात करें तो दे आर वेरी हाईली ट्रेंड, वेरी डिसिप्लिन्ड फोर्सेस। और यहाँ पे जब आपको मिडिल ईस्ट में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ग्राउंड इन्वेजन की, तो जब आप आर्मर्ड या इन्फेंट्री के साथ आप अंदर घुसते हैं तो आपकी अपनी कैजुअलिटी भी बहुत हाई होती है। इजराइल ने यही कोशिश 2014 में उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश की थी और बहुत ही हाई नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं उनके सोल्जर्स के हुए थे। और ये वो समय था जिस जमाने में इजराइल और हमास के बीच जो, अगर आप फायर पावर की पैरिटी कहें तो वो बहुत डिफरेंट, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा गैप था। उतना गैप अब है नहीं, क्योंकि अब एंटी टैंक और एंटी इन्फेंट्री और एंटी आर्मर्ड और एंटी मटेरियल जो मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं, इस तीन चार किस्म के जो रॉकेट्स हैं, वो अब हमास के पास कंपेयर टू 2014 बहुत ज़्यादा है। तो इजराइल को ये लग रहा है कि उनके अंदर ये डर है कि अगर हम ये ग्राउंड इन्वेजन करते हैं तो इसमें हमारी जो कैजुअलिटी हो बहुत हाई होगी। दूसरा ये है कि वो सोचते हैं कि इसमें एंड गेम क्या है। अब उनके पास ये कि वो ना अटैक करें, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को उनके हॉस्टेजेस में बंधक भी हैं हमास के पास, तो सेटिएट भी करना है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे तो यही डोमेस्टिक ऑडियंस जो आज आपको ग्राउंड इन्वेजन के लिए कह रही है वो कल से आपके एगेंस्ट चली जाएगी। तो इस एक जिसको डिलेमा के बीच जो है वो उनका एक बेसिकली ऑपरेशनल प्लान जो है फंसा हुआ है। अगर आप ग्राउंड इन्वेजन जब भी शुरू होगा तो आप देखेंगे कि ये जो मेज है, यानी जो अर्बन वॉरफेयर जिसमें कि आप टनल्स और मेज और पिल बॉक्सेस और फोर्टिफाइड पोजीशंस का यूज करते हैं, वो एक इन्वेडिंग आर्मी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी कैजुअलिटी होती है। पूरी दुनिया में देखी गई, चाहे आप इसको यूक्रेन में भी देख सकते हैं कि जो प्रिपेयर्ड डिफेंसेस में लोग बैठे होते हैं उस पर अटैक करना जो है उसमें आपकी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक उनके दिमाग में वहाँ पे ये चल रहा है कि इसको किस तरह से किया जाए ताकि कैजुअलिटी कम हो। दूसरा ये कि एंड गेम क्या है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम हमास को ख़त्म कर दें। हमास इज़ एन आइडिया, आप आइडिया को ख़त्म नहीं कर सकते। उनके सारे बड़े लीडर्स जो हैं वो कतर में बैठे हुए हैं, यानी जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कतर में बैठे हुए हैं, उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं गाज़ा में। तो आप किसको मारने के बाद आप ये क्लेम करेंगे कि ये हमने हमास को ख़त्म कर दिया, तो ये आइडिया ये ख़त्म नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली प्लान ये है कि एक लिमिटेड असॉल्ट किया जाए और कुछ इनके बड़े जो फाइटर्स हैं उनको मार के और डिक्लेयर कर दिया जाए कि जी हमने जीत लिया है। यही एक एंड गोल जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। सौरभ, एक बात है कि जो हॉस्टेजेस का क्राइसिस है, वो हॉस्टेजेस का क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी 200 से लगभग करीब हॉस्टेजेस हैं इजराइल के, 222 हैं जो इजराइल के लोग जो हॉस्टेजेस हैं वो हमास के पास हैं। तो क्या उनको ये लोग
हमला करके छुड़वाना चाहते हैं? क्या एक डिप्लोमेटिक रूट भी है? और इजराइल जब पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि उनके जो एयर अटैक्स हैं वो सिविलियन जगहों पर, रिफ्यूजी कैंप्स में, स्कूलों पे, हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं एयर अटैक, बच्चे मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं, तो इजराइल सुन क्यों नहीं रहा है? यूएन की भी नहीं सुन रहा है। अब तो अमेरिका से भी तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवाजें आ रही हैं कि वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस वॉर, हम, मेरे हाथ पे मासूम खून नहीं लगना चाहिए। तो इजराइल सुन क्यों नहीं रहा है? एक उस पर दबाव वर्ल्ड कम्युनिटी क्यों नहीं बना पा रही कि वो जो है अब रुक जाए, क्योंकि वो जितने इजराइल ने मरे उससे 5 गुना ज्यादा मार चुका है लोगों को, अब रुक जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए। देखिए, अगर आप इजरायली डिफेंस फोर्सेस के डॉक्ट्रिन्स को पढ़ें तो 2 प्राइमरी डॉक्ट्रिन्स हैं जो उसको गाइड करती हैं। एक डॉक्ट्रिन जिसको दाहिया डॉक्ट्रिन कहते हैं और दूसरा डॉक्ट्रिन है जिसको कहते हैं हैनिबल डॉक्ट्रिन। दाहिया डॉक्ट्रिन जो है वो ये कहती है कि हम वेंटन किलिंग करेंगे। आपकी वेंटन किलिंग का मतलब है कि वहाँ वो जो हमला करते हैं उसमें हमेशा ऐसा होता है कि सिविलियंस जो हैं उसकी मेजॉरिटी सिविलियंस मारे जाते हैं, जो हमास के फाइटर्स हैं उनकी संख्या कम होती है। लेकिन उनका ये डॉक्ट्रिन है कि हम मारेंगे क्योंकि इम्प्यूनिटी है, यानी जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं जहां से एक वर्ल्ड में जो है पावर करंट फ्लो करता है, वहां पे उनका कंप्लीटली उनके जो लॉबीज हैं उसका बड़ा कंट्रोल है। अमेरिका और यूरोप के देशों के बाद बिल्कुल बिल्कुल। यूरोप में एक एडिशनल फैक्टर भी है, वो गिल्ट का भी फैक्टर है, और अमेरिका में लॉबी है। तो ये दाहिया डॉक्ट्रिन कहती है, तो यानी उन पर कोई प्रेशर नहीं है कि वो सिविलियंस को ना मारे। दूसरा जो डॉक्ट्रिन है उसको हैनिबल डॉक्ट्रिन कहते हैं। हैनिबल डॉक्ट्रिन ये कहता है कि इजराइल का कि अगर हमारे हॉस्टेजेस हैं वो मारे भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम निगोशिएट नहीं करेंगे। और यही इसी वजह से ये जो पहला दिन जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ, जिसमें लोगों ने कहा कि हमास ने सिविलियंस मारे हैं, एक्चुअली उसमें जो मैक्सिमम सिविलियंस मरे हैं वो एक्सचेंज ऑफ फायर में मरे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सिविलियंस 7 तारीख को नहीं 9 तारीख को मरे हैं कि उन घरों में जहां हमास के फाइटर्स ने उनको हॉस्टेज बना रखा था, उन घरों को आर्टिलरी से और टैंक से डिस्ट्रॉय किया, यानी इजरायली आर्मी ने, जिसमें कि उनके हॉस्टेजेस भी मरे और हमास के फाइटर्स भी मरे। बात भी जो हौसले छूट के हैं वो बात ये कई लोग जो हैं टेलीविजन पे आके इन्होंने ये एडमिट भी किया है कि दिस इज व्हाई द किलिंग्स हैव हैपेंड। तो अब इन दोनों डॉक्ट्रिन के बीच वो ऑपरेट करते हैं, तो उनको ये लगता है कि आज तक वो अगर इस डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट करते रहे और उन पे कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं रहा है, तो आज वो इससे क्यों पीछे हटे। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो आज भी उन पे नहीं है। लेकिन ये जो एक डिफरेंस है वो ये है कि जो आप वर्ल्ड कैपिटल्स देख रहे हैं, स्पेशली यूरोप में और इवन अमेरिका में, वहां पे जो पब्लिक ओपिनियन है वो मैसिवली अगेंस्ट इजराइल जो है वो चली गई है। और नो अमाउंट ऑफ हसबारा, एक जो इनका टर्म है प्रोपेगेंडा का, उसको हसबारा कहते हैं, नो अमाउंट ऑफ हसबारा विल करेक्ट दैट। तो वो एक चीज जो है वो दिखती नजर आ रही है जो पहले इतनी बड़ी संख्या में नहीं नजर आती थी। तो सौरभ ने समझाया कैसे जो इजराइल है वो अपना जो ग्राउंड इन्वेजन है डिले कर रहा है, क्योंकि उनकी कैजुअलिटीज भी होंगी। दूसरा, अमेरिका का पूरा साथ है इजराइल को, और अमेरिका का साथ होने का मतलब है कि वर्ल्ड कम्युनिटी में कोई चाइना भी कुछ कह ले या कह ले तो नहीं मानते हो कि अमेरिका अनडाउटली, ये माने ना माने, वर्ल्ड पावर है, वो इजराइल के साथ है। यूरोप के बड़े देश, फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, वो इजराइल के साथ हो। इजराइल किसी का दबाव नहीं मान रहा है, लेकिन अंत में जो है रास्ता बातचीत से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैजुअलिटीज दोनों तरफ से होंगी, ग्राउंड इन्वेजन होगा क्यों तब। और फिलहाल अब देखना होगा कि इजराइल कब तक अपना ग्राउंड इन्वेजन डिले करता है। और जो वर्ल्ड पावर्स हैं, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रो पैलेस्टीन, ब्रिटेन में भी हो रहे हैं, फ्रांस में भी हो रहे हैं, मिलान में भी हो रहे हैं, पेरिस में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। वहां की जो सरकारें हैं वो कब तक अपने लोगों की बात नहीं सुनती हैं। तो काफी दिलचस्प होगा आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।